हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे हैं। आज ये जो सेशन हम लेकर आए हैं, ठीक है, तो ये किस हिसाब से है भाई, कि ताकि आप लोगों को आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं, है ना, वहां पे जो डायग्राम्स हैं उनको बनाने में समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यही दिक्कत थी कि मैम प्लीज कोई ऐसा सेशन लेकर आओ, ऐसी क्लास लेकर आओ जहां पर हमें पता चल सके कि इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन से हैं, कैसे बनाते हैं और उनके नेम्स याद रखने हैं। हमने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही क्लास आपके लिए लेकर आते हैं। तो यस, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक ऐसी क्लास जहां पर महत्वपूर्ण चित्र और उनके आरेख के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आज की क्लास में सिर्फ वो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, वो इंपॉर्टेंट चित्र हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं, चाहे वो आपके 5 नंबर वालों में आ जाएं या खाली सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए 3 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, पर आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर देते हैं आज की अपनी इस क्लास की अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चलो, तो पहला सवाल हमारे सामने आ जाता है कि स्त्री केसर यानी कि जायांग का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्त्री केसर की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यहां पर एक फूल का चित्र बनाती हूं, ठीक है, तो ये आपका एक फूल इस तरीके से आ जाता है। ये आपकी क्या आ जाएंगे, दल आ जाएंगे, राइट। हरे वाले क्या है, ये बाह्य दल आ जाएंगे, है ना। इनके बीच में यहां पर आता है ये स्त्री केसर, ठीक है, और स्त्री केसर के दोनों तरफ यहां पर मैं बना देती हूं नर भाग, राइट। तो ये क्या है आपका, ये आ जाता है आपका एक फूल का आरेखित चित्र, ठीक है, फूल आ गया। ठीक है, अब यहां पर हमें बात करनी है किसकी, जायांग यानी कि स्त्री केसर के बारे में। तो अपना स्त्री केसर कहाँ है, ये रहा, ये वाला पोर्शन। इसको मैं लेकर आती हूं बाहर। बाहर लेकर आऊंगी तो मुझे कैसा नजर आएगा, ये देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बनाने में इसको मजा भी आता है, इसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये लो जी, ऐसे बन गया हमारा स्त्री केसर। ठीक है, इनके नाम अगर हम लिखें तो देखो, ये वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है वर्तिकाग्र, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, अब ये वाला जो पूरी पतली सी एक नली है ना, नलिका, ये क्या कहलाता है आपका, वर्तिका, जो कहलाता है स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल, है ना। ये जो फूला हुआ सा भाग है, ये भाग क्या कहलाता है आपका, अंडाशय, है ना, यानी कि ओवरी। ठीक है, इस ओवरी के अंदर क्या होता है, ये हो गया आपका बीजांड, यानी कि ओव्यूल। ठीक है, तो ये बन गया है आपका स्त्री केसर। अब देखो, स्त्री केसर की मैं बात करूंगी तो स्त्री केसर, अगर मैंने बताया था कि ये संख्या में 1 है तो स्त्री केसर कहलाएगा, और अगर 1 से ज्यादा है तो ये जायांग कहलाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो यहां पर होता क्या है, यहां पर होता क्या है वो बता देती हूं, कि अगर कोई परागकण यहां आता है उड़ के, ठीक है, उड़ के यहां आ जाएगा, तो ये जो वर्तिका है इसका यहां पर चिपचिपा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसका नाम है स्टिग्मा। यानी कि कोई चीज यहां पर आके क्या कर रही है, स्टिक कर रही है, चिपक जा रही है। फेविस्टिक आती है ना, स्टिक, ठीक है, तो यानी कि जैसे ये यहाँ पे आके चिपक जाएगा, स्टिक करेगी कोई चीज यहाँ पे, चिपचिपा सा। आप कोई फूल उठा के देखोगे, उस फूल में भी आपको नजर आएगा कि जो उसमें ये वाला पोर्शन होता है वो चिपचिपा पोर्शन होता है, क्योंकि अगर ये चिपचिपा पोर्शन नहीं हुआ तो ये जो आपके परागकण है ना, ये जो आपके परागकण है भाई, इसके ऊपर आके चिपकेंगे कैसे, और नहीं चिपकेंगे तो हवा आई, पानी आया, या आंधी तूफान आ गए, कोई चिड़िया विड़िया कुछ भी आ गई, तो ये तो गिर जाएंगे, यहां से गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो परागण की क्रिया कैसे होगी, यानी कि पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है यहाँ पर स्टिग्मा। फिर ये जो वर्तिका यानी कि पतली दुबली सी होती, लड़कियों को पतला दुबला रहना बहुत पसंद है, तो भाई ये भी तो एक लड़की है ना, तो इसलिए इसका नाम, इसका स्टाइल आ गया है। और इसके अंदर बनती है एक नलिका, जिसके अंदर जो नर युग्मक होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, कहाँ तक पहुंचते हैं भाई,
जो आपकी अंड कोशिका होती है वहां तक। फिलहाल ये तो बात की बात है, हमें तो नामांकित चित्र बनाना था, है ना, स्त्री केसर का, जो हमने यहां पर बना दिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया पूरा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहां पर मैंने बता दिया है। अब आता है परिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाओ। तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि इस तरीके से ये एक डायग्राम आता है ना। इसमें क्या होता है, इसका अनुप्रस्थ काट अगर हम करेंगे पराग कोश का तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट। अगर मैं इस वाले पोर्शन को बाहर लेकर आती हूं, ये क्या है, पहली चीज तो द्विपालित है, ठीक है, पहली चीज ये द्विपालित है, ऐसे करके एक ये रहा और एक ये रहा, द्विपालित हो गया। इन दो पालियों में क्या है, 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, 1 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 3 कोष्ठ और 4 कोष्ठ। तो 2 पालियों में यहाँ पर क्या है, 4 कोष्ठ हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं बाहर लेकर आती हूँ, इस वाले पोर्शन को अगर एक, देखो कहने को तो चारों के चारों एक से होंगे, ये भी ऐसा ही होगा, ये भी ऐसा ही होगा और ये भी ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक को बाहर ला रही हूँ, इस वाले को, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कैसा नजर आएगा। कहने को तो ये सारे एक से होते हैं, तो यहां पर क्या होती है, इस तरीके से अगर मैं ये डायग्राम आपको बना के बताऊं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मैं सिर्फ एक बना के बताती हूं यहां पे, ये भी ऐसा ही होगा, ये भी ऐसा ही होगा और ये भी ऐसा ही होगा, जैसा ये वाला बनाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी यहां पे पहली परत आ जाएगी, ठीक है, पूरे में वही होगी, ठीक है, पहली परत आ गई। फिर दूसरी परत आ जाएगी आपके पास, यहां पर ये आ गई आपकी दूसरी परत, ठीक है। मैं सिर्फ यहां पर ये वाला हिस्सा बना रही हूं, कहने को ये चारों एक से ही होंगे, ये चीज ध्यान रखना। तीसरा, ठीक है, और लास्ट में आपके आ जाता है यहां पर टेपिटम, ठीक है, ये लास्ट में आ गया टेपिटम, इस तरीके से, राइट। चलो इनके नाम देखें। देखो यहां पर ये वाला जो हिस्सा है यहां पर इस तरीके से दिखा है। सबसे बाहर वाली जो है ना, सबसे बाहर वाली ये जो है, ये क्या कहलाती है आपकी, बाह्य परत, ठीक है। इसकी बात करूं तो ये क्या है, डार्क कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा लाइट हो गया ये, है ना, ये क्या है आपकी बाह्य परत, सबसे बाहर वाली, ठीक है। उसके बाद आपकी यहां आ जाती है अंतःस्थिसियम, ठीक है, ये वाली क्या आ गई आपकी अंतःस्थिसियम। फिर यहां पर ये ग्रीन वाली आपकी आएगी मध्य स्तर, है ना, और ये पिंक वाली है, ये क्या है आपका टेपिटम, ठीक है, ये क्या है आपका टेपिटम आ जाएगा, ठीक है। टेपिटम सबसे अंदर का होता है और ये पोषण देने का काम करता है। तो आपका एक परिपक्व पराग कोश जो है वो इस तरीके से आपको नजर आ जाएगा, जैसा कि मैंने एक तरफ बनाया है, यहां भी ऐसा ही है, यहां भी ऐसा ही है और यहां भी ऐसा ही है, कोई भी अंतर नहीं है किसी में भी, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, देखो, है ना, आपके ये चारों के चारों, और सबसे अंदर क्या है, लघु बीजाणु आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, यहां लिख देते हैं, चलो, ठीक है। चलो उम्मीद है मुझे कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इस तरीके से देखो आपको दिखाया गया है ना। चलो फिर आता है एक पराग कण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, पराग कण के अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों के द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से आपको एक पराग कण नजर आ जाएगा। यहाँ पर इसको मैं एक हल्के फुल्के डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। इसके बाहर ये कांटेदार और डिजाइनर होता है। परागकण कैसा होता है, अगर मैं परागकण की बात करूं तो ये थोड़ा सा कांटेदार होता है और डिजाइनिंग ऊपर मौजूद होती है, ठीक है। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ क्या होता है, साइटोप्लाज्म, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, इसके अंदर, है ना, कोशिका
द्रव्य होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर यहां पर आपका बीच में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक भी आता है, ठीक है, केंद्रक आ गया आपका, ठीक है, केंद्रक आ गया। देन और क्या आता है आपके पास यहां पर, हाँ, फिर यहां पर अंदर एक पतली सी परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं, ठीक है। ये जो परत है, ये परत क्या कहलाएगी आपकी, इंटाइन, अंतःचोल। और ये वाली क्या है आपकी, एक्साइन यानी कि बाह्य चोल। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहां पर ये डायग्राम आपको नजर आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और जब डिवाइड होता है तो ट्यूब न्यूक्लियस हो जाता है एक, और एक क्या बन जाता है आपका, जनरेटिव सेल। दो चीज बन जाएगी, ठीक है। अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा यहां पर, कि जो जनरेटिव सेल है ना, वो क्या करेगी, ट्यूब का निर्माण कर लेगी। यानी कि जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो बेसिकली ये किस तरीके से बन जाएगा, ये ऐसे करके एक डायग्राम बन जाता है, ठीक है। ऐसे करके, है ना। और इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो कायिक कोशिका होती है वो ये ट्यूब का निर्माण कर लेती है, कायिक कोशिका, ठीक है। कायिक कोशिका ट्यूब का निर्माण करेगी और इसके पीछे पीछे कौन चल देते हैं, दो नर युग्मक चल देते हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट में मैंने यहां पर आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे कि यहां देख सकते हो कि ये आपकी जनरेटिव न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है आपका, पोलन ट्यूब बन चुकी है, ठीक है। पराग नलिका जिसको हम कहते हैं, क्या है ये, पराग नलिका, है ना। और ये क्या है, एक और दो, ये क्या है आपके नर युग्मक, जैसे मैंने यहां बता दिया ये क्या है, नर युग्मक, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका कि परागकण जो है इसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी, ऐसी होती है और ऐसी बन जाती है, ठीक है। इतना भी बना दोगे तब भी आपका नंबर कोई भी नहीं काटेगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा ये कब आ रखा है, देखो 2019 और 23 में आ रखा है। एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड के भागों का वितरण दिखाते हुए स्पष्ट एवं नामांकित चित्र बनाइए। 2016, अच्छा ये 2016 यहां पर भी है इसलिए दो बार आ गया है ना। 14, 13, 11 कितनी बार आया हुआ है देख रहे हो, है ना। तो याद करो ये मैंने कैसे बताया था आपको, याद करो क्लास में। इस तरीके से देख रहे हो, ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया था, ऐसे ऐसे, है ना। याद आया कुछ, कि अगर मैं कहूं इसको मैं पिंक कलर से कर देती हूं, चलो ठीक है। अलग अलग कलर से करके देखो, इनके नाम लिखूंगी तब आपको समझ में आएगा कि मैं अलग अलग कलर करके क्यों बता रही हूं आपको। ये हो गया, ठीक। फिर यहां पर इन तीनों को मैं सेम कलर कर देती हूं, क्योंकि ये तीनों जो होती है सेम होती है, राइट। ये तीनों सेम होती है ना। अब इसके अंदर मैं यहां पर ये लो, एक केंद्रक, दो केंद्रक, तीन केंद्रक, अरे मैं यहां तो कलर करना भूल ही गई हूं भाई, बीच वाला भी तो है ना, ये रहा बीच वाला। अब ये लो, हमें पता है इसमें दो केंद्रक होते हैं ध्रुवीय कोशिका में, एक केंद्रक और एक केंद्रक, राइट। चलो नाम अगर मैं इनके लिखूंगी तो नाम क्या बताऊंगी आपको, देखो नाम लिखते हैं इनके, है ना। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है ये चाहे आपके 5 नंबर में भी आ जाए और ये आपके 2 नंबर या 3 नंबर में भी आ जाता है। ये दोनों की दोनों कौन सी कोशिका है भाई, सहायक कोशिका कहलाती है ये, ठीक है। ये दोनों क्या हो गई, सहायक कोशिका।
पिंक कलर से ये हमारी हीरोइन है जिसका नाम है अंड कोशिका, राइट, है ना। बीच वाली ये क्या है आपकी ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, ठीक है। ये तीनों कौन सी आ जाएंगी, ये है प्रतिवयसांत कोशिका, ठीक है। इन सब के नाम पता चल गए। अब हमारे पास यहां पर और भी चीजें हैं जो मैं अलग कलर से आपको यहां पर मेंशन करती हूं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, नी भाग, जिसको हम कहते हैं चलेजा, ठीक है। नी भाग के जस्ट सामने ये जो खुला वाला है ना पोर्शन, ये पोर्शन क्या कहलाता है आपका बीजांड द्वार, है ना। या आप ऐसे बोल सकते हो बीजांड द्वार के जस्ट सामने यहां कुछ भी नहीं है, देखो खाली है बिल्कुल, इसीलिए इसको नी भाग कहते हैं, मतलब कोई भाग नहीं है यहां पर, ठीक है। ये आपका बाह्य आवरण आ जाएगा, ये आपका अंतः आ जाएगा, अध्यावरण, है ना, अध्यावरण, ठीक है ना। देखो इस तरीके से ये आ गई ना। चलो और क्या बच गया हमारे पास, फिर हाइलम आ जाता है, ठीक है, ठीक है। हाइलम यहां पर आता है, नाभिक आ गया, हाइलम आ गया, अपरा आ गया, इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका ये पूरा का पूरा डायग्राम है जो आपको एज इट इज बनाना है अच्छे नंबरों के लिए, ठीक है। इतनी चीज ओके हो गई है, आगे बढ़ते हैं। चलो, शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 23, 22, 19 3 बार आ रखा है, देखो। तो अगर मैं बोलूं शुक्राणु जनन क्या है ना, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि जो शुक्राणुओं की जनन की क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। अवस्थाएं इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी ये देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो यहां पर यौवनारंभ जब प्रारंभ होता है तो प्रति कोशिका गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाती है, राइट। अब यहां पर एक कोशिका में क्या होता है, जब शुक्राणुजन होता है तो यहां पर होता है सूत्री विभाजन, यानी कि समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो यहां पे प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनती हैं, बन गई 4, ठीक। अब इनमें हर एक कोशिका में क्या होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। प्रथम 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, एक बार प्रथम होगा, एक बार द्वितीय होगा, ठीक है। तो इनमें से एक ये बनी, एक ये बनी जब इसमें विभाजन हुआ। तो अगर इस वाली को लेके चलेंगे हम, तो यहां पर जब अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी यहां पर, है ना। और तब क्या होगा, दोबारा से यहाँ पे अर्धसूत्री 2 होगा, अर्धसूत्री 2 होगा, ठीक है। फिर यहां पर क्या बन गई है, 4 शुक्राणु प्रशु बने हैं, ठीक है। यानी कि शुक्राणु नहीं है ये, ठीक है। उससे पहले वाला जो स्टेज आता है ये वो है। फिर यहाँ विभेदन होगा और यहां पर 4 शुक्राणु मिलेंगे आपको, जहां पर 23 गुणसूत्र होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये पूरे के पूरा आपका यहाँ पर जो है ग्राफ है कि भाई किस तरीके से जो है यौवनारंभ पे शुरुआत होती है और कैसे शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए अथवा मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी बहुत इजी है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे आएगा, ऐसे करके। देखो सबसे पहली चीज कि भाई 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक ये हो गया सिर या शीर्ष, ठीक है, यानी कि हेड। फिर यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है नेक, ठीक है, ग्रीवा जिसको कहते हैं, नेक, ठीक है। और लास्ट में यहां से लेकर यहां तक आती है पूंछ, यानी कि टेल। इसके यहां पर एक टोपी जैसी संरचना होती है,
जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है, जो अंडाणु को विभेदने का काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, यहां पर केंद्रक, ठीक है, केंद्रक आ गया। फिर यहां पर क्या होते हैं आपके, सेंट्रोसोम होते हैं 2, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या होता है, इस तरीके से यहां आ गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। और ये आ गई आपकी पूंछ, राइट। पूंछ की मदद से क्या होता है, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हुए, ऐसे मूवमेंट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। इतनी चीज सबको ओके, चलो तो ये ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट आता है स्त्री के प्रजनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए, या जिसको हम मादा जनन तंत्र कहते हैं, उसका एक स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाने को बोला गया है। 2023 में ये और 2022 में ये वाला है, ये भी बना लेते हैं अपन, ये भी बहुत सिंपल है ना। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि एक्चुअली में यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि हर एक चीज को बना के और प्यारे तरीके से यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है ना। तो प्लीज इनको प्रैक्टिस करते रहना, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं मैं नाम लिखने से। ये क्या होती है आपकी, मीजोवेरियन होती है, मीजोवेरियन लेयर होती है ये, जो आपके गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ने का काम करती है। ये आ गया आपका अंडाशय, यानी कि ओवरी। ओवरी के बाद ये क्या होती है, फिम्बरी, यानी कि झिल्लरी, ठीक है, जिसको हम फिम्बरी कहते हैं। ये जो हिस्सा होता है ये होता है कीपक, ठीक है, या फिर कीप बोल दो इसको। उसके बाद यहां से लेके ये पूरा हिस्सा जो यहां तक होता है, ये होता है आपका अंडवाहिनी, है ना, डिंब वाहिनी भी कहते हैं इसको, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका, डिंब वाहिनी यानी कि ओविडक्ट। तो इसके बहुत सारे नाम है, राइट। चलो अब अंदर की जो लेयर्स है ना, वो लेयर्स बता देती हूं मैं आपको। तो यहां पर 3 प्रकार की लेयर्स आती है, 3 तरीके की लेयर्स आती हैं आपकी, ठीक है। ये होती है योनि, वेजाइना, ये होती है ग्रीवा, इसको मिटा देते हैं, अलग कलर से ही लिखेंगे इसको, वरना फिर बोलोगे सेम सेम हो गया मैम। ये हो गया आपका ग्रीवा यानी कि कर्विक्स, ये हो गई योनि यानी कि वजाइना। देखो सारे के सारे जो नेम्स है ना, मैंने यहां पर एज इट इज लिख दिए ताकि आपको परेशानी ना हो कोई भी चीज समझने में। इसके अंदर एक और परत आती है, ठीक है, राइट। और सबसे अंदर एक और लेयर आती है। तो यहां गर्भाशय में क्या होती है, 3 तरीके की परत होती है, ठीक है। नाम लिख देते हैं कि भाई कौन कौन सी परत होती है यहां पर, है ना, 3, एक ये ग्रीन वाली, एक ये ब्लू वाली, एक ये रेड वाली, ठीक है। ग्रीन वाली सबसे बाहर की है, यानी कि बाह्य परत या बाह्य गर्भाशय परत, ठीक है, जिसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, पेरीमेट्रियम, राइट। फिर ये आती है ब्लू वाली, ये मध्य है, मध्य गर्भाशय परत, या जिसको हम क्या कहते हैं, हाँ, मायोमेट्रियम,
और ये रेड वाली सबसे अंदर वाली अंतः गर्भाशय परत, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, एंडोमेट्रियम बोला। तो ये क्या है, पूरा का पूरा गर्भाशय आपका इस तरीके से आ जाएगा, है ना। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजें समझा देती हूँ कि हर महीने क्या होता है, एक औरत के अंडाशय से एक अंडा क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, चाहे इस महीने कहो इधर से, अगले महीने उधर से, या कहो इस महीने इधर से, अगले महीने उधर से। ठीक है, तो जब यहां से वो एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होके ये जो फिम्बरी है ये ऐसे 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 से घूमती रहती है। ठीक है, ये लपक के इस अंडे को पकड़ लेगी। ये क्या है, अंडा या अंडाणु बोलो। ठीक है, जिसको हम एग बोलते हैं। पहुंचेगा 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 और यहां पहुंचेगा। ये रीजन कौन सा कहलाता है, तुम्बिका, यानी कि एम्पुला। ये कहलाता है एम्पुला, राइट। अब उसी समय पे मानो कि यहां से क्या जा रहे हैं अंदर, यहां से स्पर्म्स पहुंचे, यानी कि शुक्राणु। अगर सेम टाइम पे ये शुक्राणु यहां पहुंच जाते हैं जहां पर अंडा पहुंचा है, तो निषेचन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, और इन केस अगर ये शुक्राणु यहां नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या होगा, तो ये जो आपकी अंतः गर्भाशय है ना, ये वाली, ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और जब ये टूट जाएगी तो ये क्या करेगी भाई, हाँ, मासिक धर्म या जिसको मासिक चक्र बोलते हैं, जिसको पीरियड्स बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, उसके रूप में शरीर से यहां से ब्लड क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशंस मैंने बता दिए। अगर टाइम पे यहां पर ये दोनों मिल गए तो निषेचन की क्रिया हो जाएगी और प्रेगनेंसी आ जाएगी, और नहीं हुआ तो फिर पीरियड्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। चलो कितनी बार आ रखा है, देखो कितनी बार आ रखा है। तो डीएनए एज सच ऐसा कोई टफ तो है नहीं बनाने के लिए, बचपन से हमने यूं ही बनाना सीखा है भाई, ऐसे करके, है ना। और बीच बीच में हमने इनके क्या दिखाया है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए हैं। याद रखना ये 5 होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं ये, इस तरीके से ऐसे ही बनाना है, सिंपल सा, आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बनाना है बिल्कुल। ये देखो इस तरीके से बना दो, एडेनिन के साथ यहाँ पर थाइमिन आ जाएगा, एडेनिन के साथ थाइमिन आ गया। ठीक है, और गुआनिन के साथ साइटोसिन। बस इतना ही चलता है इसमें, सिंपल सा बनाना है आपको इस तरीके से, है ना। और इनके बीच में क्या होता है, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में, जिससे ये जुड़े हुए होते हैं, राइट। इतनी चीज मुझे लगता है सबको क्लियर हो गई है। और ये जो होती है, ये होती है बैकबोन। जो ये चीज होती है ना, ये होती है बैकबोन शर्करा की। देखो शर्करा फॉस्फेट आधार, ये बैकबोन होती है। तो इसको ध्यान रखना। द्विकुंडलित क्यों कहते हैं, क्योंकि द्वि होती है, एक ऐसे और एक ऐसे, दो, और सांप की तरह कुंडली मारी हुई होती है ना, इसलिए कुंडलित कहते हैं इसको। ठीक है, तो इतनी मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी हमने डायग्राम्स आज पढ़े हैं, आप बढ़िया तरीके से अपने लिए इसको तैयार कर लोगे, है ना, और अच्छे तरीके से रेडी कर लोगे, नोट्स में इनको छाप लोगे, दिमाग में छाप लोगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एज सच मैंने कोई इतना टफ डायग्राम बना के बताया है कि जो आपकी समझ से परे हो जाए, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, हम बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर। ठीक है, अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, सवाल बाकी है। मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र बनाइए। 15, 18, 19 3 बार आ रखा है। या फिर मिलर के जो है आपके चिंगारी विमुक्त उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 10, 12, 13, 14, 15, ओ कितनी बार आ रखा है ना, 19 तक रिपीट हुआ है। तो देखो कैसे बनेगा ये, इसको भी आप हल्का फुल्का सा सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से ना बना पाओ तो एटलीस्ट ऐसे करके एक रफ डायग्राम तो आप बना ही सकते हो, ताकि कोई भी आपका नंबर ना काट सके। ठीक है ना। ऐसे करके बस हल्का सा ऐसे ही बनाना है। ये हो गए इलेक्ट्रोड, और इसके बीच में क्या है, चिंगारी, ये रही, ऐसे करके, राइट। और आग भी तो लगानी है हमको, हम आग कैसे लगाएंगे, 800 डिग्री सेल्सियस यहां पे दे देंगे हम। यहां क्या है, पानी है,
उबलेगा पानी, जाएगा जाएगा जाएगा, है ना, इस तरीके से यहां पर आ जाएगा, ये आपका पास हो जाएगा जहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब यहां पर मिलर जी ने किया था, इसके अंदर कुछ गैसेस भी थी आपकी, है ना, वो गैसेस क्या थी आपकी, CH4 थी, HS थी आपकी, है ना, और क्या क्या थी, और भी यहाँ पे गैसेस थी, वाटर था, ठीक है, यानी कि जल था। अब यहां जब पानी उबला 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 गया 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 यहां पहुंचा, यहां पर ये क्या था आपके, इलेक्ट्रोड, ये क्या है आपका, डिस्चार्ज, ठीक है। तो इन्होंने ऐसी कंडीशन बनाई अपने क्या बोलते हैं लेबोरेटरी में, जैसे कि कई वर्षों पहले जब बनी होगी, जब क्या हुआ होगा, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा। तो इन्होंने वो चीजें यूज करी अपनी लैब में जो उस टाइम पे रही होंगी। 800 डिग्री सेल्सियस दिया, पानी को उबाला, जब उबाला गया गया यहां पहुंचा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड भी थे, डिस्चार्ज भी थी, गैसेस भी था, सब कुछ था, और पानी तो था ही क्योंकि यहां से आया था, ठीक है। इन सबका मिक्सर हुआ, ठीक है, यहां से पहुंचा ये पानी, यहां से पहुंचा और यहां पर आके क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। उसके बाद मिलर साहब जब कुछ दिन बाद आए तो उन्होंने नोटिस किया कि यहां पर क्या थे, अमीनो अम्ल पाए गए इसमें, है ना, और प्लस यहां पे न्यूक्लियोटाइड था। अब ये दोनों की दोनों चीजें हमारे शरीर में मौजूद है भाई, और जिसकी वजह से पता चला था कि जो उत्पत्ति हुई थी जीवन की वो पानी में हुई थी, ठीक है। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है, देखो, है ना, ये भी आपको बनाना सीखना है, ठीक है। चलो, और इसी के साथ क्या कर देते हैं हम, यहां पर इस क्लास को, इस सेशन को समाप्त करते हैं। इस उम्मीद के साथ ये क्लास को मैं यहाँ पे खत्म कर रही हूँ कि जितने भी डायग्राम्स हमने यहाँ पढ़े होंगे सब आपको एग्जैक्ट दिमाग में छप गए होंगे। बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन सारे डायग्राम्स को आप बना के जरूर देखना, क्योंकि अगर मैं मिलर के प्रयोग की बात करती हूँ या मैं मादा जनन संरचना की बात करती हूँ, शुक्राणु जनन की जो है संरचना की बात है, ठीक है, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके 5 नंबर में भी फंस जाते हैं। तो अगर वो 5 नंबर में फंस रहे हैं और आपको थ्योरी में नहीं पता कि लिखना क्या है, ये डायग्राम भी बना दोगे ना तब भी कोई नंबर नहीं काटेगा, तब भी मैं ये नहीं कहती 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि थ्योरी तो लिखनी है। बट अगर थ्योरी याद नहीं है, डायग्राम भी बना दो तो नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं काटेगा नंबर, ठीक है। तो बायो के साथ प्लस पॉइंट हमेशा यही होता है कि डायग्राम्स अगर याद है आपको, अगर मैं मिलर के प्रयोग की बात करूं, डायग्राम याद है तो थ्योरी तो आप बना के भी लिख सकते हो ना, कि ये गैस यूज की थी हमने, इतना टेम्परेचर रखा था, ये डिस्चार्ज था, ये इलेक्ट्रोड था, बता सकते हो। मादा जनन संरचना की बात है तो आप बता सकते हो इतनी परत है, 2 अंडाशय होते हैं, है ना, 2 जो है अंडवाहिनी होती है, योनि होती है, ग्रीवा होती है, ये भी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो डायग्राम याद है तो थ्योरी तो अपने आप लिख सकते हो। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि सारी चीजें आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई है, चलती हूं मैं, है ना। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, टाटा बाय बाय।